नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। हिंदी भाषा ने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव दिलाया है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, लेकिन भारत में ये भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा का आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया गया है। लेकिन हिंदी की आज के वर्तमान परिवेश में क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर कमल बोस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक प्रियदर्शी जी, हिंदी की वर्तमान समय में क्या महत्वता है, क्या उपयोगिता है? हिंदी पूरे देश में बोली और समझी जाती है। राजनीतिक दबाव में भले कोई इसको न समझने का नाटक करे, लेकिन अब देश का कोई कोना नहीं है। हम पूर्वोत्तर को कहते थे, आप देख रही हैं कि एक राज्य विशेष के मुख्यमंत्री हिंदी में बोलते हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं, कम से कम व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ये बड़ी बात है। दक्षिण में हिंदी के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा काम हुआ है जी। आपको एक व्यक्तिगत संस्मरण सुनाऊं। दक्षिण भारत से एक विद्वान आए हुए थे, दिल्ली एनसीईआरटी में जाता था। एक आलेख था, सार्वजनिक रूप से उसको पास करना था। मैंने पहली पंक्ति लिखी थी, हिंदी संस्कृत की बेटी है। उन्होंने कहा कि पहली पंक्ति से ही मुझको विरोध है। मैंने कहा मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे। मैंने इतनी सूक्ष्म पकड़ हिंदी के बारे में रखते हैं। हिंदी संस्कृत से निकली है, लेकिन बेटी नहीं पोती पड़पोती होगी। वो मैंने प्रबुद्ध लोग हैं। दक्षिण में हिंदी पर बहुत काम हो रहा है जी। राजनीति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाएगी और हिंदी आती जाएगी, समस्या कोई बात नहीं है। और पूरे देश में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है जी। ये अंग्रेजी वाली जो बात आप कर रही हैं ना, वो अब हमारी ही कमजोरी है। मैं जब जाता हूँ अभियंत्रण महाविद्यालयों में, इंजीनियरिंग किताबें आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में पढ़ाइए, तब तो हिंदी में लड़के हैं। तो लड़कों के सपने में है अमेरिका, सपने में है इंग्लैंड, यानी हायर स्टडी के लिए वहाँ चले जाएंगे। अभियंत्रण सीखें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, मेडिकल करेंगे। मेडिकल पढ़ना भी है तो अंग्रेजी, इंजीनियरिंग पढ़नी है तो अंग्रेजी। गलती हमारी है। मैं कई बार कहता हूँ, हम शिक्षक हैं तो आखिर अभियंत्रण की किताबें हिंदी में अनुवाद करने का दायित्व किसका है? हमारा है। हम कर नहीं पा रहे हैं। शिक्षण करना है तो हिंदी में करना हो। आपको जान के अच्छा लगेगा कि बच्चे, आप जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए ना, उसको इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ाइए ना, वो हिंदी पढ़ेगा। उसको मेडिकल की शिक्षा हिंदी में दीजिए ना, हिंदी पढ़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं को कैसे जागृत करें, कैसे हिंदी की उपयोगिता के बारे में समझाएं? देखिए, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। मेरे पेशे की भाषा हिंदी है, मेरी बातचीत की भाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा बांग्ला है। लेकिन जब मैंने हिंदी भाषा को अपनाया है तो मैंने एक ताकत महसूस की है, एक बड़ी ताकत, हिंदी की ताकत, हिंदी से पनपी हुई ताकत। और जब मैं अपने कॉलेज में हिंदी की बात करता हूँ, और मुझे गर्व है कि हमारे कॉलेज में अभी हिंदी विभाग में 700 बच्चे पढ़ते हैं, 700 बच्चे पढ़ते हैं हिंदी। और जब मैं कॉलेज में गया था पहली बार, उस बार हिंदी पढ़ने वाले 4-5 लोग थे। समय मार्केटिंग का है, समय प्रचार प्रसार का है। हिंदी वाले अगर हिंदी हीन, मैं तो कहता हूँ कि हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है, ये हिंदी है। यानी वो हीन भावना से ग्रस्त हिंदी नहीं है, ये तो हिंद की दीदी है। यानी ऐसी भाषा जिसमें तमाम भारतीय भाषाओं के शब्द का समाहार जिसमें हुआ हो, जिसको हम हिंदुस्तानी हिंदी कहते हैं। हम उस हिंदी की बात करते हैं। और उस हिंदी, आपने खुद कहा कि तीसरे स्थान पर हिंदी बोले जाने वाली भाषाओं में, तो हिंदी की पहली उपयोगिता तो यही है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और ऐसा करते हुए हिंदी पूरे देश को एक साथ जोड़ रही है। एक साथ पूरे देश को जोड़ सकने वाली जो भाषा है हिंदी हमारी, वो हिंदी कितनी गुणवत्तापूर्ण है, कितनी प्राणवंत भाषा है, कितनी जीवित और जीवंत भाषा है, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। और जहाँ तक विद्यार्थियों को, युवाओं को हिंदी से जोड़ने की बात है, अब देखिए, मैं तो जब भी हिंदी की बात करता हूँ, कई जगह करता हूँ, कई चैनल से करता हूँ, और मैं हिंदी की उपयोगिता बताता हूँ। हिंदी क्यों, हम हिंदी क्यों पढ़ें।
हम विज्ञान क्यों पढ़ें, हम भूगोल क्यों पढ़ें, तो इसी साथ साथ हम हिंदी क्यों पढ़ें। हिंदी इसलिए पढ़ें कि हिंदी में रोजगार की इतनी 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 संभावनाएं हैं। और जब मैं गिनाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। मुझे हिंदी पढ़ते हुए मुझे बहुत नौकरियाँ मिली हैं, लेकिन चूँकि पढ़ाना मेरा पहला शौक़ था, तो इसलिए मैंने इस पढ़ाने का पेशा मैंने चुना है। इसलिए हिंदी में कितना अपने भविष्य का विस्तार हम हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में भविष्य को सजाने संवारने की जो पूरी ताकत है, उस ताकत को महसूस करते हुए उस ताकत को दूसरों तक पहुंचाने की बात है। हिंदी वाले अगर मिमियाते रहेंगे, बहुत बूझे बूझे रहेंगे, बेचारे किस्म के रहेंगे, तो जाहिर है वो हिंदी का जो प्रभाव है, हिंदी में जो भाव है और हिंदी का जो प्रभाव है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हमें इस हिंदी के वैजयंती को, हिंदी के पताका को लगातार आगे फहराते हुए आगे बढ़ना है। और मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, जो भी मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत पहचान है, तो हिंदी के कारण है। मैं हिंदी का ऋणी हूँ, मैं हिंदी का ऋणी हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप हिंदी अपनाते हैं तो हिंदी आपको निराश नहीं करेगी। प्रचार प्रसार की बात यहाँ पर आ रही है, तो कहा जाता है कि हिंदी को पंख दीजिए, हिंदी को खुली छूट दीजिए, तब जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वो संभव है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, हिंदी जितनी सरल आज हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जिस अंग्रेजी शब्द का हिंदी में आसान विकल्प है जी, उसमें अंग्रेजी मत बोलिए। बाकी जैसे प्रेस, आप प्रेस बोल रहे हैं, हमको कोई अब छापाखाना बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत? प्रेस कहने से पूरी इंडस्ट्री का बोध हो जाता है। और मैंने इंडस्ट्री का प्रयोग किया, अंग्रेजी का शब्द है जी। तो जो शब्द चल गया है वो चल गया है, इसको कृत्रिम बनाने के लिए जबरन अंग्रेजी मत घुसाइए, बस इतनी ही बात है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा, हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं, वहाँ दबाव में भले ही बच्चे इंग्लिश बोल रहे हों और अंग्रेजी किताबें उनकी पढ़ने की बाध्यता है, लेकिन फिर भी वहाँ के टीचर्स को भी और घर में भी वो कहते हैं हमको समझा दीजिए ना, समझ के उनकी भाषा हिंदी ही है, समझ के भाषा हिंदी भाषा है। हाँ। और एक बात और है सर कि जो वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है, वहाँ अंग्रेजी बोलना उनकी मजबूरी है। ये वहाँ भी हर अंग्रेजी माध्यम में हिंदी की पढ़ाई होती है। और हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, मैंने देखा है काफ़ी उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि सर भी जो बात कर रहे थे कि हम उस हिंदी की बात करते हैं जिस हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द रच बस गए हैं। हिंदी को अनुवाद की बैसाखी के सहारे चलने की अब ज़रूरत नहीं है। हिंदी की अपनी ताकत है, हिंदी की अपनी कुवत है। हिंदी अपने बलबूते अपने पाँव चल सकती है, चल रही है, चलेगी। जैसे हमने हिंदी को अनुवाद की भाषा, हिंदी को हमने बनाया है, जिस राजभाषा हिंदी की बात हम करते हैं, आप देखिए कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी का जिस रूप में लोग प्रयोग कर रहे हैं, मैं दंग रहता हूँ कि ऐसी हिंदी, ऐसी डिक्शनरी से खोजे गए शब्दों को वहाँ पर डाल कर हिंदी लिखी जाती है जो हिंदी उबाऊ है, यांत्रिक है। और जो खासकर जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें ऐसी हिंदी से परहेज करने, उनको ऐसी हिंदी अच्छी नहीं लगेगी कि वो बोलचाल की हिंदी नहीं है, वो उसमें एक बहाव नहीं है, एक धारा नहीं है, एक रस नहीं है, उसको इस्तेमाल करते हुए उसको मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि हम उस हिंदी की बात करें कार्यालय में, जो हिंदी हमारे जुबां पर अनायास आ जाती है। हम उस हिंदी को लिखें कार्यालय में जो हिंदी हमारे कलम के नोक पर अनायास आ जाती है। ऐसे शब्द। और आपने जो बात कही कि मैं भी मानता हूँ कि हिंदी को अनावश्यक शास्त्रीय बंधन से मुक्ति चाहिए, हिंदी को अनावश्यक आडंबर के बंधन से मुक्ति चाहिए, हिंदी को खुली हवा में सांस लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हिंदी न केवल हमारे भारत की भाषा है, बल्कि हिंदी उन तमाम भारतीयों की भाषा है जो विदेशों में रहते हैं। और विदेशों में रहने वाले वो भारतीय, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, उनकी संततियाँ ये जानना चाहती हैं कि उनके दादा दादी का भारत कैसा रहा है। और भारत का जो वर्चस्व विदेशों में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भी भारत के प्रति विदेशियों के मन में एक जिज्ञासा, एक रुचि, एक लगाव, एक रुझान। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा जो है, हिंदी का समावेश उसमें भी मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा को मिला देते हैं, जिसकी वजह से अशुद्धता जो है वो ज़्यादा पनपती है। नहीं, देखिए, आप देखिए संविधान की धारा 344, 45, 46 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, में ये बात है कि हिंदी के विकास में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान होगा जी। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जी। क्षेत्रीय भाषाओं का या दूसरी, सर ने बताया, अन्य भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी शुद्ध हम बोलें, हिंदी ठीक बोलें, इसमें कहीं कोई कहा हुआ डायरेक्शन है, उनका निर्देशन है कि जहाँ आपको हिंदी में उपयुक्त शब्द न मिल रहा हो अंग्रेजी का विकल्प,
तो क्षेत्रीय भाषाओं में खोजें, हिंदीतर भाषाओं में भी खोजें जी। तो हिंदी को किसी से परहेज तो है नहीं। किसी परहेज नहीं। अंग्रेजी में आपको मालूम है, जिस अंग्रेजी की बात हम लोग करते हैं, अंग्रेजी में 700 भारतीय भाषाओं के शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी ने उसी रूप में ग्रहण कर लिया। तो अच्छी बात है, हर भाषा आपस में दूसरे से, हर भाषा मेरे शब्दों की अपनी, जैसे जंगल की एक ध्वनि है, गुस्से में कहते हैं लोग यहाँ जंगल राज है जी। अब अंग्रेजी में फॉरेस्ट शब्द तो है, लेकिन फॉरेस्ट से वो ध्वनि नहीं आती, इसीलिए उनको कोश में जंगल शब्द भी लेना पड़ा। तो शब्दों की इसी तरह से सर पहले बोल रहे थे, हाँ। इसी तरह से अंग्रेजी के ही बहुत सारे शब्द हैं जिनकी विशेष ध्वनियाँ हैं, जिसका विकल्प हमारे यहाँ नहीं है जी। तो उस शब्द को हम ग्रहण करेंगे, उसमें क्या आपत्ति है। असल में एक और बात है, भाषा सबसे अधिक समृद्ध वही होती है जिसकी पाचन शक्ति जितनी अच्छी होती है। तो अंग्रेजी की पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, इसलिए वो राज कर रही है, दूसरे नंबर पे है। चीन की तो खैर जनसंख्या इतनी बड़ी है जी कि वहाँ के लोग भी बोलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात कहाँ चाहता हूँ, बिल्कुल हाँ। देखिए, हम जब बात करते हैं हिंदी की जी तो हमारे सामने बात हो जाती है अंग्रेजी की। लगता है कि हिंदी की प्रतिध्वनि तो अंग्रेजी के साथ है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। हिंदी का अपना अलग अस्तित्व है, अंग्रेजी का अपना अलग अस्तित्व, कोई झगड़ा झंझट नहीं है जी। अब क्या है कि अब हिंदी का जो बढ़ता हुआ पसरता हुआ जो पाँव है, लगातार हिंदी जो आगे बढ़ रही है, वो दूसरों लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी है कि अब हिंदी इतना आगे बढ़ रही है। अब बढ़ रही है हिंदी। एक बात, हिंदी में इतना लेखन हो रहा है, हर तरह का लेखन हिंदी में हो रहा है। एक कमी जो मुझे लगती है, सर बहुत वरीय सर बैठे हैं, मुझे लगता है कि हिंदी में तकनीकी विषयों के लेखन में अभी भी गति लाने की आवश्यकता है। सर भी उधर संकेत आप सर कर रहे थे कि अनुवाद नहीं, अंग्रेजी किताबों का अभियांत्रिकी में अनुवाद किया जाए, ये मैं नहीं मानता। मैं मानता को लेखन किया जाए हिंदी में, ओरिजिनल किताब, मूल लेखन, मूल रूप से अभियंत्रण विषय की किताबें हिंदी में होनी चाहिए। अब देखिए, कॉलेज लेवल पर तो हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हिंदी किताबें हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक भ्रम हमने पाल रखी है कि फलना विषय पढ़ने के लिए अंग्रेजी ही ज़रूरी है, अंग्रेजी नहीं तो विषय आप नहीं पढ़ सकते। ये एक धुंध है, एक भ्रम है। और हम यही मानते हैं, अगर कोई हल्की फुल्की बात करनी हो तो हिंदी में बोलो, कोई गंभीर बात करनी हो तो अंग्रेजी में बोलो। ये हमारी मानसिकता है, हमारी हीन भावना है। हम खुद हीन भावना से ग्रसित हैं। हम हिंदी की ताकत को बिना समझे हम हिंदी पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। मुझे हिंदी लगता है हर दिन बढ़ रही है आगे, इसमें दुविधा कोई गुंजाइश ही नहीं। पूरे देश में हिंदी अब बोली जाती है, समझी जाती है। जिस दक्षिण की चिंता हम जी, मैं करते दक्षिण पर ही सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग आज भी हिंदी को अपना नहीं पाए हैं। उनका मानना है कि दक्षिण की जो भाषा है, तमिल भाषा, वो हिंदी से ज़्यादा पुरानी है, इसलिए हिंदी को वो आज भी अपना नहीं पा रहे। एक प्रतिद्वंद है दक्षिण भारत और हिंदी भाषियों के बीच में, ऐसा क्यों? न, वो ठीक है। तो हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया, या पहले जो राजभाषा की बात गांधी जी कहते थे कि पूरे देश में एक भाषा तो हो, चाहे संपर्क कहिए, आखिर बोलचाल के लिए एक भाषा चाहिए ना। तो उसका आधार ये रखा गया कि ज़्यादा लोग जानते हों, कम को सिखाने की ज़रूरत पड़े जी। वो जो 12 साल पहले लिया गया था ना, 12 साल का समय जी, उस पर भी लोग सवाल करते हैं कि 12 साल के, खैर 12 साल का अंतराल इसीलिए लिया गया था ना कि इस बीच हम सबों को कम से कम काम चलाने भर हिंदी सिखा लेंगे। तो दक्षिण के सारे लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं, बहुत काम। अब राजनीतिक कारण है, तो राजनीति तो धीरे धीरे जानती हैं, सत्ता बदलती है, उसकी दशा दिशा बदलती है। यहाँ हम लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो दक्षिण में हिंदी विरोध दिखता है वो केवल राजनीतिक है। जनता वहाँ की हिंदी खूब समझती है, और बल्कि हमसे शुद्ध जब बोलने पर आते हैं वो, तो हमसे बेहतर हिंदी बोलते हैं। उच्चारण का दबाव तो होता है, क्षेत्रीय उच्चारण का दबाव होता है। मैं बताऊं आपको, इसी सेंट जेवियर्स कॉलेज के विश्व प्रसिद्ध विद्वान फादर बुल के, जी, उनसे ज़्यादा हिंदी और संस्कृत कौन जानेगा, लेकिन उनके एक्सेंट में, उच्चारण में थोड़ा सा वो विदेशीपन झांकता था। तो वो स्वाभाविक है ना, आपकी जो उच्चारण पद्धति है, आप अपनी जीवा कितना ट्विस्ट करेंगे, बदल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चिंता बेकार है। दो ही क्षेत्र को लेकर हम चिंतित थे, दक्षिण और पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में हिंदी अब सीखी जा रही है, जो सबसे कठिन है। कम से कम असम में तो हिंदी बोली ही जा रही है। बहुत भीतर भी जाएं, अब पूर्वोत्तर में हिंदी बोली और समझी जाती है। ये ठीक है कि व्यवहारिक, इसीलिए हम लोगों ने क ख ग करके बनाया। जी, जी। असल में मैं इसको ऐसे कहता हूँ
कि भाषा प्रेम की वाणी है ना, भाषा का काम देश को जोड़ना है, तोड़ना तो नहीं ना है। और तो लोकतंत्रीय पद्धति ये है कि हम प्रेम से धीरे धीरे, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं परसुएशन, जी, उनको समझाएंगे कि भाई तमिल तो है ही, हम उसको सर माथे रखते हैं। हिंदी इसलिए कि ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, आप बोलना शुरू किए पूरा देश एक भाषा में तो बोले और समझे। विदेश का कोई आदमी आए, उससे हमको बात करने, वो पूरे देश में घूम रहा हो तो किस भाषा में वो संपर्क करें, अंग्रेजी बहुत लोग समझेंगे नहीं। तो गांव देहात के लोग भी हिंदी समझते हैं, भले वो ऐसी शुद्ध हिंदी न बोल पाएँ, हालांकि अब तो कम से कम। और सर एक बात मैं जोड़ूँ आपकी बात में कि हिंदी समझते ही, इसमें अब हिंदी समझने बोलने पर कोई बहस नहीं है जी। बात यह है कि दक्षिण भारत में भी हिंदी में जितने शोध कार्य हो रहे हैं जी, दक्षिण भारत के हिंदी विद्वान पूरे भारत में शोध कार्य के लिए परीक्षक बन के आ रहे हैं, और उनकी जो पुस्तकें छप रही हैं ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली। एक तरह हम कहते हैं कि हिंदी विरोध वहाँ पर है, जैसे आपने भी कहा कि लोग हिंदी को नहीं अपना रहे हैं, तो सर ने भी कहा कि हिंदी ना अपनाने का एक दिखावा करना होगा, उनकी एक मजबूरी है, वहाँ की स्थानीय मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये सच ये है कि हिंदी में उच्च स्तरीय काम जितना दक्षिण भारत में हो रहा है, झारखंड में नहीं हो रहा है। तो ये भी एक सच है, ये भी एक सच है। मैं आपको एक अचानक बात याद आ गई। मैं एमए में पढ़ता था, उस ज़माने में एक कहानी मेरी छपी साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और आज भी वो दिमाग में मेरे नाम टका हुआ है, ओपी सुलेखन नायर, मालाबार केरलम। केरला के एक विद्वान ने हम उसको चिट्ठी लिखी, पोस्ट कार्ड, कि आपकी कहानी अमुक पत्रिका में पढ़ी, उसका मैं अपनी भाषा मलयालम में अनुवाद करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहिए। तब मैं बात कर रहा हूँ 59-60 की। उस समय जब दक्षिण के एक क्षेत्र में हिंदी के ऐसे प्रेमी लोग थे, तो आज तो स्थितियाँ और बेहतर हुई हैं। तो वो राजनीति के कारण थोड़ा सा है, तो वही घूस लो ना, भाषा हम अड़ तो जाएंगे तो दिक्कत है ना। एक उदाहरण हमारे सामने है बांग्लादेश, और भी कारण हैं, लेकिन पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश के बनने का एक कारण, मुख्य कारण तो भाषा है। एकमात्र देश है भाषा के कारण जो अलग हुआ है। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। तो हम हथौड़ा चलाकर किसी को बाध्य नहीं करेंगे, हिंदी जी प्रेम से समझाएंगे, और वो समझ रहे हैं। जो राजनीति है तो वो धीरे धीरे बदलेगी जी, और बदल रही है, काफ़ी बदल रही है। एक तरफ हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज भी भाषा को लेकर चर्चाएं होती हैं, भाषा को लेकर राजनीति होती है, भाषा को लेकर बहस होती है। क्या ये स्थिति दयनीय नहीं है? आज़ादी का स्वर्ण काल है जी, जिसको आप दयनीय कह रही हैं जी। मैं तो मानता हूँ जिसकी चर्चा होती है जी, मतलब वो जीवित है जी। चर्चा इसलिए हो रही है जी। अगर जीवित नहीं होती तो चर्चा भी बंद हो जाती। चर्चा है का मतलब हुआ कि उस विषय वस्तु पर हम चिंता भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। तो हिंदी भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आप देखें हिंदी का जो अलग अलग रूप है, कितने रूपों में हिंदी आ गई है। हिंदी का जो प्रयोजनमूलक रूप है, एक अगर बात करें इसकी हम, तो अलग अलग क्षेत्र में हम अलग अलग हिंदी अब बोल रहे हैं। क्योंकि अब जो है ये जो नई सदी है, उस नई सदी में हम एक ही हिंदी हर जगह काम नहीं कर सकते हैं। अब हिंदी ने भी अपनी विशेषज्ञता अर्जित की है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रयुक्तियाँ, जिसको हम कहते हैं हिंदी की प्रयुक्तियों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अगर हिंदी की प्रयुक्तियों के इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में प्रयुक्तियों की अनंत संभावनाएं हैं। हिंदी में अनेक पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो कारखानेदार हैं, हम खदान के मालिक हैं, हमारे पास शब्दों को बनाने की कला हमारे पास है। हम हिंदी में असंख्य शब्दों का इस्तेमाल निर्माण कर रहे हैं। हमारी जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं कितनी दमदार हैं, कितनी मज़ेदार हैं। ज़रूरत है उनको इस्तेमाल करने की तबीयत हमारे भीतर हो जाए, उस तबीयत को बनाने की। और तबीयत तब बनती है, देखिए मैं कहता हूँ कि अब जो है ये समाचार नहीं है कि फलना आदमी भ्रष्ट है। अब समाचार ये है कि फलना आदमी ईमानदार है, और ईमानदार आदमी को आप बढ़ाते हैं आगे तो ईमानदार और ईमानदारी आगे बढ़ती है। हिंदी पर जो हम लोग बात करते हैं हर बार हर समय हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत तरह की बातें होती हैं, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। अभी क्या जिस दक्षिण भारत की बात हम कर रहे हैं, दक्षिण भारत में जो हिंदी दिवस के अवसर पर जब प्रतियोगिताएं होती हैं और उसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें। बिल्कुल लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। यानी जब पुरस्कार राशि मिलनी होती है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यानी वो हिस्सा ले सकते हैं, वो हिंदी के विकास में हिस्सेदार हो सकता है भी।
लेकिन हम हिस्सेदार नहीं बनना चाहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते हैं। शायद कुछ जो सर ने भी कहा, कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। ये सच जो दिखता है वो सच नहीं है, भीतर कुछ और सच छिपा हुआ है। और सच यही है कि हिंदी की ताकत से हर कोई वाकिफ हो रहा है, हर कोई परिचित हिंदी की ताकत से हो रहा है, क्योंकि हिंदी है हिंद की भाषा। मैं तो कहता हूँ हिंदी है हिंद की भाषा, हिंदी से है पहचान मेरी, अपने मन के तमाम भावों को पहुंचा दे, ऐसी सहज सरल भाषा है हिंदी मेरी। उस हिंदी की बात हम करते हैं तो मन के भाव, अंतस के भाव। दक्षिण में मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, हिंदी में ही भाषण कर रहे थे। ऐसा नहीं कि तमिल सीख के उन्होंने, भले शुरू में रैपो बनाने के लिए, संबंध संपर्क बनाने के लिए वणक्कम वगैरह कहा गया, हिंदी भाषण वो दे रहे थे। अगर श्रोता नहीं थे तो उनके भाषण में सुनने के लिए उतनी भीड़ क्यों जुटी थी, केवल चेहरा देखने के लिए? तो वैसा नहीं, हिंदी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। अब वो दक्षिण की फिल्म हिंदी में डब होकर जब दिखाई जाती है, वो करोड़ों कमाते हैं तो ठीक है। और एक नाम याद है सर, आपने याद किया, कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी ने हिंदी कविता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस कदर फैला दिया है। बिल्कुल, आपको देखिए, आप उनका प्रोग्राम देखिए, हम लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह में, लाखों की संख्या में हिंदी जानने वाले लोग आते हैं और कविता सुनते सिर्फ नहीं, कविता का रस लेते हैं, यानी हिंदी समझते हैं, वो हिंदी कविता समझते हैं। यानी किस मुख से हिंदी आ रही है, किस व्यक्तित्व ने हिंदी को आगे पहुंचा दिया है, उस व्यक्तित्व का भी नाम है कि काफ़ी एक कारण होता है हिंदी को आगे बढ़ाने में, हर भाषा को आगे बढ़ाने में। तो हिंदी के साथ अब कई बड़े लोग जुड़ गए हैं, सब लोग जुड़ गए हैं, और हिंदी जो जोड़ रही है, जुड़ाव की भाषा स्थापित हो चुकी है। इस रूप में हिंदी के वर्चस्व पर अब कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई प्रश्न है, कोई खामी है, कोई कमी है, तो हम अपने अंतस में झांक कर देखें, वो कमी हमारे भीतर है, वो कमी हमारे भीतर है। हमारे भीतर इच्छा की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। हिंदी में कोई कमी नहीं है, हिंदी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन आज भी सरकारी संस्थान और अगर हम निजी संस्थान की बात करते हैं तो निजी संस्थान में अगर कोई भी युवक या युवती नौकरी के लिए जाता है तो सबसे पहले इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही लिया जाता है। तो निजी संस्थाओं को हम किस प्रकार, सर से मेरा सवाल है, निजी संस्थाओं को हम किस प्रकार समझाएंगे कि नहीं, अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा हिंदी महत्वपूर्ण है? उसके लिए थोड़ा तो संयम भी चाहिए, उसके अलावा दृढ़ शक्ति भी चाहिए। इस अंदर में फादर बुल्के का प्रसंग में उठाया था। उन्होंने जब अपनी थीसिस रामकथा उद्भव और विकास प्रयाग विश्वविद्यालय में एमफिल के लिए प्रस्तुत की थी, तो बहुत कठिनाई उनको झेलनी पड़ी थी, क्योंकि तब तक हिंदी के शोध प्रबंध भी अंग्रेजी में ही लिखे हो, और ये अड़ गए कि हिंदी का शोध प्रबंध है तो मैं हिंदी में ही जमा करूंगा। उसके लिए इन्होंने कई जगह जो उपयुक्त प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे इन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई यानी अपना पक्ष रखा, और अंततः इनको अनुमति मिली। पहली बार वहीं से हिंदी में शोध प्रबंध, हिंदी के शोध प्रबंध हिंदी में ही जमा होंगे, इसकी अनुमति वहाँ मिली, और फिर देश भर में। सोचिए, ये कल की बात लगती है। फादर बुल्के तो हमारी आंखों के सामने सभी गुजरे हैं कि हमारे देश में वो भी प्रयागराज में राम कथा पर शोध प्रबंध है और बाध्य किया जा रहा है कि अंग्रेजी में लिखिए। तो उसको क्या कीजिए, लेकिन जहाँ पर ऐसा अन्याय होता हो तो हमको थोड़ा सा दृढ़ होना होगा। सर मैं हिंदी में जवाब दूँ? कई बार ऐसा हुआ, मैंने कहा है कि मैं हिंदी में बोलूँ, हाँ हिंदी में जवाब दीजिए। यहाँ हाईकोर्ट की भाषा क्या है? सामान्यतः अंग्रेजी है। मेरे एक मित्र थे, वो अपनी लड़ाई खुद, कुछ प्रसंग था, वो हाई कोर्ट में पहुँचे, उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं अपनी बात स्वयं रखना चाहता हूँ और अनुमति दे, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा। हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे वो उसके लिए भी है कि कोर्ट्स में भी, कचहरियों में भी, न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़े। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यदाकदा जो जज हैं वो हिंदी समझते हैं, कभी कभी वो कहते हैं ठीक है आप हिंदी में बोलिए। तो लोकप्रियता निश्चित बढ़ रही है, इसका क्षेत्राधिकार भी बढ़ रहा है। तो सरकार ने तय कर लिया कि हिंदी में ही काम होगा हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी नया वर्डिक्ट। तो हम बहुत आगे बढ़े, परिवर्तन हो रहा है, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब प्रचार प्रसार की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन और प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। केवल हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाना ही एक पहली सीढ़ी नहीं है, उसके अलावा भी हमें और कई अन्य सीढ़ियां चढ़नी हैं। वो अन्य सीढ़ियां और क्या हो सकती हैं? अन्य सीढ़ियां हैं कि हम अपने व्यवहार में आचरण में दूसरों के लिए हिंदी प्रयोग करें और बता दें हिंदी प्रयोग करना कोई गलत नहीं है। हिंदी प्रयोग करते हुए हम मुकम्मल मंजिल पा सकते हैं और हमें मुकम्मल सफलता मिलती है। एक बात और मैं कह दूं, समय निकल रहा है कि हिंदी जानने का मतलब अंग्रेजी नहीं जानना नहीं होता है। हिंदी भी जाने, अंग्रेजी भी जाने। फादर बुलके की चर्चा हो रही है, 14 भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, जो हिंदी बोलते थे तो हिंदी बोलते थे। तो अगर इंटरव्यू निजी संस्थानों में अंग्रेजी में दिया रही है जी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहते थे, मैंने हम कह सकते हैं कि नहीं हम इसको जवाब अंग्रेजी में दे रहे हैं या हिंदी में भी बोल सकते हैं, ताकि उनको लगे कि इसका हिंदी में भी उत्तर दिया जा सकता है, हिंदी में काम किया जा सकता है, हिंदी में बोला जा सकता है। ये जो भ्रम लोग पाल रहे हैं कि नहीं तो हिंदी में नहीं होगा, अंग्रेजी में होगा, इस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। और तोड़ने के लाठी नहीं, अपने व्यवहार की आवश्यकता है, अपने आचरण की आवश्यकता है, अपने कर्तव्यशीलता को लगातार आगे बढ़ाते जाने की आवश्यकता है। और जो हम लोग करते हैं, लगातार करते हैं। इसलिए मुझे लगता है हिंदी की ताकत पर कोई विस्मय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई इसमें कोई दूसरा प्रश्न है कि नहीं। सरकारी स्तर पर आपको क्या लगता है, मतलब सरकार को भी क्या हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपने तरीके से कुछ करने की जरूरत है? मानसिकता की बात है। जी। अब ऐसे प्रसंग सुनाना अच्छा नहीं लगता। एक प्रसंगवश झारखंड के सचिवालय में एक अधिकारी को कोई पत्राचार करना था। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म है, इस पर हस्ताक्षर कर दें, आप हिंदी अनुवाद कर दें या मैं कर लूँगा। मैंने उनसे कहा कि हम लोग कब क्षेत्र वाले हैं, वाईएएस अधिकारी थे, हम लोग कब क्षेत्र वाले हैं, हमको दिल्ली अगर कोई पत्र भेजना है तो अंग्रेजी में भेजेंगे। उनका नहीं ठीक है। तो इस मानसिकता को धीरे धीरे मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी को पंख देने की ज़रूरत है, लेकिन उस पंख देने के पीछे आपको अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। हिंदी बहुत ही मधुर भाषा है, प्रिय भाषा है। तो अगर आप हिंदी को अपनाएंगे तो हिंदी ने तो बाहें पसार कर पहले ही आपको अपना लिया है। तो इसलिए आप हिंदी को अब ज़रूर अपना ले, अपनी मानसिकता बदले, अपने व्यवहार को बदले। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।